जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और अपना चैप्टर चल रहा है जल संसाधन। हम सबको पता है अच्छे से, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, यानी एक बहुत ही अनमोल रतन है ये पानी अपने लिए। तो आज की इस वीडियो क्लास के अंदर, जो कि इस चैप्टर की अंतिम क्लास रहेगी, इसके अंदर हम इस अनमोल रतन को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या गवर्नमेंट है वो अभी कर रही है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है और हम सब की जिम्मेदारी इसके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से टॉपिक के साथ, और टॉपिक है जल संभर प्रबंधन। अगर देसी अंदाज में बात करूं, जल संभर प्रबंधन, सीधी सी बात है भैया, पानी को हम संभाल के कैसे रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बात इसके अंतर्गत करेंगे। और बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है परीक्षा के अंदर। सबसे पहले तो इस पिक्चर से आप कुछ समझिएगा। यहां आप देख रहे हैं बादल बरस रहे हैं, पानी है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर बरस रहा है, या कहीं भी बारिश है वो हो रही है, या कहीं बर्फ गिर रही है। पानी इकट्ठा होकर नदियों के माध्यम से लास्ट में कहां गिर जाता है? महासागरों में गिर जाता है। बारिश का पानी मीठा है, पीने योग्य है, जबकि महासागरों का पानी तो क्या है? लवणीय है। अगर हम इस आते हुए पानी को अगर संभाल कर नहीं रख पाएंगे, इस बारिश के पानी को संभाल कर नहीं रख पाएंगे, तो पानी वेस्ट चला जाएगा। तो इसका मतलब इस पानी को बचाना ही इसके अंदर आता है जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत। चाहे आप इसके लिए कोई कुएं बनाएं, तालाब बनाएं, नहरें निकालें, कुछ भी करें, लेकिन इस पानी को बचाएं ताकि ये पानी हमें पीने के लिए उपलब्ध हो सके, खेती के लिए उपलब्ध हो सके, उद्योगों के लिए उपलब्ध हो सके। जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, उस हर चीज के लिए पानी है वो अवेलेबल हो सके। जब आप कुएं तालाब की बात करते हो तो आपको पता है, अगर उनका भूमि तल अगर कच्चा है तो पानी रिस रिस कर कहां चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाता है। ऐसी बहुत सी बातें आप सबको पता भी है और हम पहले की क्लासेस में इनके ऊपर कर भी चुके हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा थ्योरिकल नॉलेज ले लेते हैं। जल संभर का प्रबंधन कर भाई, तो सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। एक नंबर के प्रश्न के लिए भी जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन करना ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को अच्छे से संभालना ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? बहते जल को रोकते हैं, तो इसमें बहते जल को रोका जाता है। इसके अलावा तालाब और कुएं ये बनाए जाते हैं, तो तालाब, झील और कुओं के द्वारा भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का है वो संचयन, स्टोरेज किया जाता है, पुनर्भरण किया जाता है। पुनर्भरण को इंग्लिश में कहते हैं रिचार्ज। कुआं सूख गया है, वाटर लेवल अगर ऊपर आएगा तो कुआं वापिस रिचार्ज हो जाएगा। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद हम लाइट से चार्ज कर लेते हैं, तो जैसे ही वाटर लेवल जमीन का बढ़ेगा तो पुनर्भरण हो जाएगा, उस कुएं का पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो बहते हुए जल को इसमें रोका जाता है और तालाब और कुओं के द्वारा ग्राउंड वाटर क्या है वो स्टोरेज किया जाता है और उसका रिचार्ज है वो किया जाता है इस जल संभर प्रबंधन तकनीक के अंतर्गत, माध्यम के अंतर्गत। और इसका मुख्य उद्देश्य, जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, हम हर बात को एक एक नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से समझ लें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और बड़ा प्रश्न आ जाए तो सारी बातों को कलेक्ट कर देना है बस। प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना, प्राकृतिक संसाधन और हमारे बीच में संतुलन लाना ही जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभ को बताकर हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं लोगों के अंदर, जिससे उनको इन चीजों को अपनाने की आवश्यकता भी महसूस हो जाएगी। तो यह है जल संभर प्रबंधन का एक बेसिक अर्थ।
मूल बात इतनी निकल के आई है, चाहे ग्राउंड वाटर है चाहे सरफेस वाटर है, उसको बचाना है, उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना है। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार है वो कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन भी है जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काम करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो योजना जो चलती है उनके ऊपर बात कर ले। इसी कड़ी में एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है हरियाली। हरियाली क्या है? हरियाली केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा चल रही जल संभर विकास की परियोजना है जी। लास्ट ईयर राजस्थान की बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न आया था 1 नंबर के अंदर, क्या हरियाली क्या है। जब हमारे पास बोर्ड की कॉपियां आई थी तो हमने देखा जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है उसने तो इजीली ये बात लिख दी भी एक जल संभर विकास की परियोजना है। और बाकी जो शॉर्ट खेलने वाले हैं, कोई भी बॉल आ रही है शॉर्ट खेलने वाले हैं, बड़े अजीबो गरीब आंसर लिखे, हरियाली पेड़ पौधे हैं, हरियाली सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं, हमारे खेत बहुत ही, यानी एक एक पेज भर रखे हैं। सोचिएगा हम जब पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते, वरना सटीक सा आंसर अपने आप ही लिखा जाता है। कहीं प्रश्न रिपीट हो जाए तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। हरियाली भारत सरकार लिखें चाहे केंद्र सरकार लिखे, उसके द्वारा चलाई जा रही जल संभर विकास की परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है ये। और इसमें क्या क्या किया जाता है, इसका जो उद्देश्य है, किसका? हरियाली परियोजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण जनसंख्या को, यानी गांव के लोगों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी, मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध हो जाए और वन रोपण के लिए पानी उपलब्ध हो जाए। तो ग्रामीण लोगों को जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। गांव के लोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए, वन रोपण के लिए यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए सक्षम हो जाए, इसके लिए उन्हें योग्य बनाया जाता है इस योजना के माध्यम से। और ये जो परियोजना है केंद्र सरकार की, ये लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही है। तो इसके जो मूल जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत गांव के लोगों को साथ में लेकर इस योजना को संचालित करता है। अब सीधी सी बात है, क्या करेंगे? तालाब बनाएंगे, झीलें बनाएं, कुएं है वो बनाए जाते हैं। पुराना कोई कुआं खराब हो गया है तो उसकी मरम्मत की जाती है। आजकल ये मोस्टली काम जो नरेगा के माध्यम से हैं वो संपन्न करवाए जाते हैं। तो समझ गए, हरियाली एक जल संभर विकास परियोजना है, लोगों को जागरूक किया जाता है इसके माध्यम से और ग्राम पंचायत द्वारा ये योजना चलती है। कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट और भी चलते हैं, ये केंद्र सरकार की है। अब हम कुछ स्टेट गवर्नमेंट वाली के ऊपर बात कर लें। जैसे इसी कड़ी में 2 महत्वपूर्ण नाम आप याद रखिएगा, जिसमें एक है नीरू मीरू। नीरू मीरू, नीरू पानी के लिए, मीरू आप, जिसका हिंदी में अर्थ है जल और आप। तो नीरू मीरू जो जल संभर विकास की एक परियोजना है, ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में चलता है, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा संचालित है। जैसे हरियाली सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो पूरे भारत में चलता है, उसी प्रकार से नीरू मीरू जो जल संभर विकास की एक परियोजना है, ये भी किस स्टेट की है? ये आंध्र प्रदेश है, वो अपनी स्टेट के अंदर चलाता है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी अलवर जिले के अंदर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जल संभर विकास की योजना चलती है जिसका नाम है अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद का संबंध किस स्टेट से है? राजस्थान से है। और राजस्थान के भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चलती है। ऐसे बहुत से कार्यक्रम विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में चलाए जाते हैं। यहां हमारे बस उदाहरण के लिए कुछ बातें हैं वो बताई गई है। नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में चलती है, अरवारी पानी संसद जो है ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलती है। और इसमें क्या किया जाता है? वही सेम बात, लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अपनाया जाता है। जैसे वही तालाब, अंतःस्रवण तालाब, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें शब्द मिलेगा अंतःस्रवण
तालाब, ये शब्द आएगा। अगर आपको ये शब्द में कोई समस्या हो तो सीधा तालाब लिखे। और अंतःस्रावण का मतलब होता है पानी आया और पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है। तो तालाब, जोहड़, इनकी खुदाई की जाती है और रोक बांध बनाए जाते हैं। पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं इन नीरू मीरू अरवारी पानी संसद कार्यक्रम के अंतर्गत। अब एक स्टेट की बात और कर लें और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार है वो पानी के बचाव के लिए क्या करती है, यानी जल संभर के लिए क्या करती है। इन्होंने क्या किया, वहां की सरकार ने घरों में जल संग्रहण संरचना, पानी इकट्ठा करने का कोई भी ढांचा हो उसको बनाना आवश्यक कर दिया है। तो भारत के अंदर किस स्टेट के अंदर घरों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाना अनिवार्य कर दिया है, तो उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। इसके अंतर्गत किसी भी इमारत, आप किसी भी प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो आपको जल संग्रहण संरचना बनाना अनिवार्य है, वरना आपको अनुमति नहीं मिलेगी। सीधी सी बात है, भी बारिश का जो पानी आता है उसको पाइपों के माध्यम से नीचे टैंक बनाकर, कुआं बनाकर उसमें इकट्ठा करना ही करना होगा। तो ये नीरू मीरू हो गया, अरवारी पानी संसद हो गया। तमिलनाडु में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाना अनिवार्य है। और इसी प्रकार एक हरियाली समझा हमने, जो कि केंद्र सरकार की एक जल संभर विकास की एक परियोजना है। तो ये इतनी चीजें आपको हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार समझ में रखनी है। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लगे हाथ हम एक केस स्टडी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे आपके एक पाठ्य पुस्तक के अंदर बॉक्स के अंदर एक कहानी दी गई है। अब जरूर नहीं वहां से कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये आपके समझ के लिए है। एक पूरी केस स्टडी है और किसकी है, रालेगन सिद्धि गांव है जी, जो कहां पर है, अहमदनगर में डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और किस स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर स्टेट के अंदर एक गांव है रालेगन सिद्धि, और वहां पर जल संभर विकास के लिए क्या किया गया था उसकी एक कहानी आपको बताई गई है। तो आप समय निकालकर उस कहानी को एक बार जरूर पढ़िएगा। ये कोई याद रखने वाली बात नहीं, लेकिन समझ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा प्रोजेक्ट हम अपने गांव के अंदर भी ला सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण काम से जुड़े हुए एक महान शख्सियत है जिनके बारे में मैं आपको परिचय करवाना चाहूंगा, और आप इस पिक्चर से समझ भी गए होंगे। और ये है आपके सामने समाज सेवी अन्ना हजारे। अन्ना हजारे हर कोई जानता है, अन्ना हजारे एक बहुत बड़े समाज सेवी, और जिन्होंने देश के अंदर 2011 के आसपास एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार कर दिया था लोकपाल को लेकर। और उसी के अंदर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, बहुत से बड़े बड़े जो लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग उस आंदोलन में सक्रिय हुए थे। और बाद में जब सरकार ने ज़्यादा गोली दे दी थी तो इनसे कुछ अलग होकर, जैसे अरविंद केजरीवाल और इन सब ने मिलकर एक आम आदमी पार्टी का गठन किया था, इस सोच के साथ भी कि जब तक राजनीति में नहीं आएंगे देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव है वो शायद नहीं कर पाए। तो उसी शख्सियत की बात करें, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का गांव है जी ये रालेगन सिद्धि। अन्ना हजारे का गांव है रालेगन सिद्धि। बहुत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। बाद में अपने रिलेटिव के पास मुंबई रहने लग गए, वहां 5 साल तक इन्होंने पढ़ाई भी की। 1962 की जो हमारी भारत की जो 1962 की लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो उस टाइम की अगर बात करें तो आह्वान किया गया था सरकार की तरफ से युवाओं को भी, आप ज्यादा से ज्यादा आर्मी में भर्ती हो। तो उस टाइम अन्ना हजारे भी आर्मी में भर्ती हुए थे, ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर। इन्होंने वहां पर काफी टाइम तक काम किया, फिर वहां से वीआरएस ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। और इनके मन में स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे से प्रेरित होकर इन्होंने भी समाज सेवा का बीड़ा उठाया। और आर्मी से रिटायर होने के बाद ये पहुंचते हैं वापिस अपने गांव रालेगन सिद्धि। और उस टाइम इनके गांव में पानी, बिजली, इन सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां थी। तो ये चाहते थे मेरे गांव के अंदर भी डेवलपमेंट हो।
और सरकार की तरफ कब तक हम मुंह बाए खड़े रहेंगे, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। तब ये जोड़ते हैं गांव वालों को और गांव के अंदर नहरें, तालाब, कुएं, उन सब की व्यवस्था करते हैं। इनकी अपनी जमीन जो थी वो एक हॉस्टल को दान में दे देते हैं और खुद है वो मंदिर में रहना स्टार्ट करते हैं। हॉस्टल में जो खाना बनता था उन्हीं को ये खाते थे। और समाज के अंदर और भी बहुत सी, चाहे बाल विवाह था, चाहे दहेज प्रथा है, ऐसी बहुत सी जो बुराइयां थी उनका भी इन्होंने विरोध किया। तो आज रालेगन सिद्धि गांव है वो पूरे भारत के अंदर विकास का एक बहुत बड़ा मॉडल है, वो जल संभर विकास के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। तो कुछ ऐसी ही चीजें हम इस प्रकार के केस स्टडी से सीखें, इसी उद्देश्य से यह आपके सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है। खाली हर चीज प्रश्न उत्तर के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिलेबस के अंदर वो भी होती है जिन्हें हमें जीवन में अपनाने की आवश्यकता होती है। वैसे तो पूरा सिलेबस ही सीखने के लिए होता है, लेकिन इस परीक्षा पद्धति इस प्रकार की हो गई भी बच्चे अक्सर प्रश्न उत्तरों के अंदर ही उलझे रहते हैं। तो ये एक केस स्टडी का सिर्फ कुछ एक हिस्सा ही मैंने यहाँ पर रखा है, इसको कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस केस स्टडी को आपको अच्छे से समझना है। कुछ बेसिक बातें जो थी अन्ना हजारे जी से जुड़ी हुई वो मैंने आपसे शेयर की है। चलिए साहब, जल संभर प्रबंधन के बाद इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण काम है वर्षा जल संग्रहण। पानी को इकट्ठा करना है भैया, पानी को बचाना है। क्या क्या किया जा सकता है, यही जल संभर के अंदर ही जुड़े हुए टॉपिक हैं ये सारे। तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है। ये बात इसलिए बोल रहा हूं यहां पर कहीं प्रश्न आ जाए एग्जाम में क्या वर्षा जल संग्रहण क्या है, तो फिर भी आप सोचने लग जाए यार क्या लिखें। तो जो इसका नाम है ना वही परिभाषा है भी, बारिश के जल को रोकना और उसे एकत्रित करना, ये विधि ही वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। और इसका उपयोग भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है, यानी कुएं को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल को नलकूपों को गड्ढों, कुओं, झीलों, तालाबों में एकत्रित किया जाता है। तो बारिश के जल को हम इन चीजों के अंतर्गत इकट्ठा है वो कर सकते हैं। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को कुंड अथवा टांका के नाम से जाना जाता है। यह भी एक छोटा अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्या राजस्थान में वर्षा के जल को संग्रहित करने वाली जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, कुंड कहा जाता है या फिर इसको टांका है वो कहा जाता है। तो अच्छे से आप इस चीज को जरूर है वो समझ लीजिएगा भी वर्षा जल संग्रहण में कुंड और टांका क्या है। तो सीधी सी एक इकाई बनी हुई होती है। अब बात करें कुछ वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। आप देखेंगे 4 इमेज आपके किताब के अंदर आपको मिलेगी, जिसमें एक में लिखा है जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये देखो ऊपर जो पहाड़ियां हैं वहां से पानी आ रहा है। तो इस पानी के बहाव के अंदर बीच बीच में क्या किया जाता है, पत्थर या ईंटों की कुछ छोटी छोटी दीवारें बना दी जाती है। जैसे पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है तो हम थोड़ा सा पानी को रोकने के लिए भी डायरेक्ट सीधा नहीं निकल जाए, पहले इससे टकराए और टकरा के इधर से निकले, तो कुछ टाइम तक पानी यहां पर रुकेगा। ठीक है, तो पानी के बहाव को स्पीड को कम करने के लिए बीच बीच में ये प्रस्तर कूप यानी ईंटों की कुछ स्ट्रक्चर बना दी जाती है, जिससे पानी का फ्लो है वो फास्ट नहीं होगा। जब फास्ट नहीं होगा तो पानी ज्यादा टाइम तक जमीन पर रुकेगा, जिससे पानी का क्या होगा, नीचे जमीन के अंदर रिसाव होगा, जिससे पानी है वो नीचे पहुंचेगा और जो आसपास के कुएं हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे, वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से झीलों द्वारा संरक्षण, तो जो पानी आ रहा है उसको किसी नीचे स्थान के ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है। जब किसी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी रिस कर नीचे जाएगा और आसपास का जो वाटर लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा, कुओं का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए ये एक मकान है, ये इस मकान की छत है, इस छत से पाइप लाइन द्वारा एक पाइप बिछा दी जाती है और इस पाइप का संबंध एक टंकी से कर दिया जाता है। तो बारिश आता है तो इसलिए छत को पहले साफ कर लिया जाता है बारिश के मौसम में। जब इसके ऊपर बारिश आती है तो ये पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा इसके अंदर, वरना तो बह जाएगा, गलियों के अंदर कोई काम नहीं आएगा।
तो इस पानी का इस्तेमाल हम घरेलू काम के लिए कर सकते हैं, घरेलू काम के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? सर्विस कूप, सेवा दे रहा है ये कुआं हमारे घर की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इस प्रकार का ही सिस्टम अनिवार्य किस स्टेट में कर रखा है? तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद में आता है पुनर्भरण कूप, रिचार्ज जो वेल्स है उनकी बात। ये सर्विस कूप की बात थी, यहां पुनर्भरण कूप की बात है। सेम सिस्टम है इसी प्रकार का। बारिश आ रही है, यही पाइपों के माध्यम से पानी है वो अब यहां तो हम किसी कुएं या टंकी के अंदर इकट्ठा कर रहे थे, कुएं या टंकी में इकट्ठा कर रहे थे। यहां पर क्या किया जाता है? यहां जो कुआं पहले बना हुआ है आपका, या बना लीजिए जमीन के अंदर, पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और नीचे का तल, और वो कच्चा कुआं है तो, और अगर साइड वाला अगर पक्का है, नीचे का तल कच्चा है तो पानी धीरे धीरे रिस कर कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, जिससे ये कुआं है वो रिचार्ज है वो हो जाएगा। तो इसमें हम घरेलू इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके अंदर कुओं को रिचार्ज करने में काम में लिया जा सकता है। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनसे हम जल संभर का प्रबंधन करते हैं, या पानी जो बारिश का आता है उसका हम संग्रहण है वो कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा मिलता है। पीने के पानी के साथ साथ हम सिंचाई का जो अपना सिस्टम है उसको भी अच्छे से डेवलप है वो कर सकते हैं। चलिएगा अब बात करें भी वर्षा जल संग्रहण के लाभ क्या है। ये भी इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, सीधे साधे ऐसे ही आ जाएंगे। वर्षा जल संग्रहण के कोई 2 लाभ लिखिए, 3 लाभ लिखिए, तो 3-4 की बात कर लेते हैं, कुछ आप भी दिमाग लगा लीजिएगा। कि वर्षा जल संग्रहण ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, पीने का पानी हमारे लिए ज्यादा उपलब्ध होगा। फिर दूसरा, इससे भूमिगत जल स्तर का नीचे होने से रोकता है, वाटर लेवल को नीचा होने से रोकता है। या आप लिख इसका जस्ट उल्टा लिख दे भी, इससे भौम जल का स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। या तो आप ऐसे लिख दे भी, इससे वर्षा जल संग्रहण से भौम जल का यानी ग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर आ जाता है। या ऐसे लिख दे भी, इससे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे नहीं जाता है, वो आपकी इच्छा है। तीसरा, फ्लोराइड और नाइट्राइड्स ये बहुत बड़े प्रदूषक पदार्थ हैं, इनको कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब जल संग्रहित करते हैं तो जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिससे पानी की क्वालिटी बढ़ जाती है। और इससे मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी वर्षा जल संग्रहण के आपको 2-3 लाभ तो जरूर पता हो, जरूर नहीं सारी बातें याद ही रखनी है, 1-2 बातें ध्यान में रह जाए तो ठीक है, नहीं है तो बार बार पढ़ने से अपने आप ही याद हो जाते हैं। चलिए अब प्रश्न के रूप में एक दे रहा हूं बात आपके सामने, यही बातें रिपीट कर रहा हूं। कई बार है ना, थोड़ा सा पेपर बनाने वाला बात को घुमा कर पूछ लेता है, बात वही होती है जो हमें समझ में आई हुई होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें डरने की एक गंदी आदत बनी हुई है। लेकिन और आपको सब बच्चों को एक बात पता है भी, डर के आगे क्या है? जीत है। तो जब पता है सामने जो आपको डर जो लग रहा है भी उसके आगे जीत है, तो फिर पीछे क्यों जाते हो? उसके आगे ही जाओ ना, ताकि हम जीत ही जाएं। तो इसलिए ना, किसी भी प्रकार का प्रश्न आज घबराना नहीं है, अंदर से डर मत जाना, क्योंकि डर गए तो फिर आपको पता है क्या हो जाएगा। इसलिए डरना नहीं है, डरना मना है। भारत में जल समस्या को सुलझाने के उपाय बताइए, आपसे पूछ सकता है ना एग्जामिनर भी, जल की समस्या को भारत में सॉल्व करने के लिए आप अपने कोई 2 उपाय बताइए, क्या लिखोगे? अभी तक हमने कई बातें समझ ली भी, इसके लिए जल संभर प्रबंधन व्यवस्था को अपनाना चाहिए, वर्षा जल का संग्रहण है वो करना चाहिए, और क्या क्या सोच सकते हो आप। तो इस तरीके से आप अपने आप उत्तर लिख सकते हो। कुछ उदाहरण दे सकता हूं भी, घर की छतों और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण है वो किया जा सकता है। दूसरा, खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलना, खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। आजकल आपको हर घर में आरओ मिल जाएगा। आरओ का मतलब क्या होता है पता है किसी को? फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ जस्ट अभी, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आर रिवर्स, और ओ का मतलब होता है
ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस की जस्ट उल्टी प्रक्रिया होती है और इसी के माध्यम से खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है विलवणीकरण, यानी साल्ट को हटाना। आरओ के अंदर आप सुनते हो ना टीडीएस वाली जो बातें हैं, फालतू जो चीजें हैं वो नहीं आए हमारे पीने के पानी में, तो उन फालतू लवणों को हटाना ही विलवणीकरण कहलाता है। तो जहां कहीं खारा पानी है उसको पीने के पानी में बदलने के लिए हम विलवणीकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। बड़े बड़े आरओ के प्लांट, छोटे वाले नहीं, छोटे से तो घर घर का ही काम चलेगा थोड़ा बहुत, बड़े प्लांट हैं वो आरओ के लगाए जा सकते हैं। और एक और ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, पानी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। ये भी एक बहुत शानदार काम हो सकता है और बहुत सालों से इस पर चर्चाएं हो रही है और अभी तक धरातल पर यह अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है, तो ये होना चाहिए। तो नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल को स्थानांतरित करना चाहिए। तो जहां पानी अधिक है वहां से नहरों को कम पानी वाली नहरों के साथ या नदियों के साथ है वो जोड़ देना चाहिए, ताकि कम पानी वाले इलाके के अंदर भी पानी है वो पहुंच सके। तो आपसे कोई उपाय पूछे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, आरओ का इस्तेमाल करें, नदियों को आपस में जोड़ दें, वर्षा जल है उसका संग्रहण है वो किया जा सकता है। और बाकी आप और सोच लें क्या क्या हो सकता है इसका बेनिफिट। चलिए जी, अब बात करते हैं, ये तो हो गई जो चल रहा है। अब सरकार द्वारा कई प्रकार के और कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, वाटर पॉलिसी, और 2002 वाली आपके सिलेबस में है। तो इसकी है ना काफी सारी विशेषताएं हैं, आपको 3-4 याद रखनी है। बात हम सब पर करेंगे, 3-4 जरूर याद रख लेना। पानी के लिए सबसे पहले नीति आई थी इंडिया के अंदर 1987 में, उसके बाद में फिर 2002 के अंदर लाए गए और फिर 2012 के अंदर भी इसके अंदर संशोधन है वो कर दिया। भी पानी को लेकर हमें किस प्रकार से अवेयर है वो रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर 2002 वाली की बात कर रही है। तो सबसे पहले तो एक प्यारा सा प्रश्न बनाते हैं इसमें कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन, पानी का जो बंटवारा है उनकी प्राथमिकताओं का क्रम बताएं। भी सबसे ज्यादा पानी हमें किसके लिए छोड़ना है, सबसे पहली जरूरत पूरी करनी है पेयजल की, पहली प्राथमिकता पीने के पानी की रहेगी। दूसरी प्राथमिकता रहेगी सिंचाई, खेती के लिए, खेती अच्छी होगी तभी पेट पर भर पाएंगे, पापी पेट का सवाल है। तीसरा आता है जल शक्ति, उस पानी से बिजली बनाएंगे। चौथा आता है फिर आप नौकायन के इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवा है उद्योगों के लिए पानी यूज किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और अन्य है। तो आपके पास जो पानी है पहली प्राथमिकता पीने के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए, तीसरा आता है बिजली के लिए, भी पानी से बिजली बने, चौथा नौकायन, पांचवा उद्योग, इसके अलावा अन्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है वो करना चाहिए। ये क्रम है, ठीक है, एक ये ध्यान रखना है। अब आता है भी इस नीति की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण क्या है। पहला है कि जहां पेयजल के स्रोत का, पेयजल मतलब पीने का पानी, कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है वहां सिंचाई, जो खेतों के अंदर हम पानी लगाते हैं, और दूसरा बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसमें पीने का जल घटक में शामिल करना चाहिए। जब आप सिंचाई के लिए कहीं पानी देते हो या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत हम सिंचाई और बिजली बनाने के लिए पानी देते हैं, तो उसमें एक हिस्सा किसके लिए एक्स्ट्रा देना चाहिए, भाई इतना पानी हम पीने के लिए ही छोड़ेंगे। आप देखते हो अगर आपके गांव के आसपास कोई नदी नहर जा रही है, विशेषकर नहर जहां जा रही है, वहां पर जब पीछे से पानी की बंदी आ जाती है तो आप देखते हो तब ये अनाउंसमेंट होता है, ये सूचना आती है भी ये पानी पीने के लिए छोड़ा जा रहा है, सिंचाई के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो वो इसलिए होता है ताकि गांव के अंदर जो वाटर वर्क्स की टंकियां वगैरह वो पानी से भर जाए, ताकि गांव को, आसपास के लोगों को पीने का पानी है वो मिलता रहे। तो पहली बात तो ये विशेषता है उसकी। दूसरा है कि पीने का पानी सभी मानव
और प्राणियों को उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक तो क्या लिखा हमने कि जहां पेयजल की समस्या है वहां पर सिंचाई और बिजली वाला जो पानी, बिजली के लिए जो पानी लाए हैं उसमें पीने के लिए अलग से छोड़ना पड़ेगा। भैया इतना पानी तो पीने के लिए अब कम लगा लो खेतों के अंदर। दूसरा है, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, कोई भी है, सबको पीने का पानी उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यह दूसरी विशेषता होगी। अब बात करें तीसरी कि भौम जल जो ग्राउंड वाटर है के शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय हैं वो करने चाहिए। भी उसका दुरुपयोग है वो नहीं हो भौम जल का, इसका हमें उपाय करना होगा। चौथा है कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता की रेगुलर जांच होनी चाहिए। पांचवा है कि जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधारनी चाहिए। पानी के जो भी विकल्प हमारे पास है उनके अंदर सुधार की आवश्यकता है। और उसके बाद दुर्लभ संसाधन के रूप में, आपको पता है पानी बहुत दुर्लभ है, जिसको हम यूं ही सस्ते में ले रहे हैं, ये एक सस्ती चीज है वो नहीं है भाई। जल के लिए जागरूकता विकसित करने की आवश्यकता है, हमें जागना होगा। और जब हम खुद जागेंगे तो हम दूसरों को भी जगा सकेंगे। भी पानी बहुत कीमती चीज है, इसको यूं ही वेस्ट है वो मत कीजिएगा। कई लग जाते हैं बस फर्श धोने के लिए, ठीक है हम तो भाई रोज ही फर्श धोते हैं। महिलाओं की थोड़ी सी समस्या रहती है तो सब बच्चों बच्चियों से रिक्वेस्ट करूं समझाया करो, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, समझाओगे तो एक दिन जरूर समझ जाएंगे। भी पानी की वैल्यू है वो समझे। और इसके साथ साथ शिक्षा और प्रेरकों द्वारा हम जल संरक्षण को चेतना बढ़ानी चाहिए। यानी सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक है वो करना चाहिए। इसके लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अखबार का, विज्ञापनों के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के सिलेबस के अंदर इन चैप्टर्स को इस्तेमाल करके भी लोगों को अंदर हम चेतना है वो जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जल नीति 2002 की 7 है जो प्रमुख विशेषताएं पढ़ी है। मैं आपको कहूं 3 या 4, कम से कम 3 या 4 आप अच्छे से, जो आपको अच्छी लगे, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हो, उन पर आप जरूर गौर करना। हाँ 2-4 बार पढ़ आप सभी को लीजिएगा। ये हो गया। चलिए अब लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक एक और है और वो है जल क्रांति अभियान 2015-16। जल क्रांति अभियान, जल क्रांति अभियान भारत के अंदर स्टार्ट हुआ था 5 जून 2015 को। उस टाइम उमा भारती जी अपने जल मंत्री थे एक तरीके से। 5 जून 2015 बीजेपी की पहली गवर्नमेंट थी, मोदी जी की पहली गवर्नमेंट। तो जल क्रांति अभियान, अब आप कहीं ये न सोचने बैठ जाना ये 15-16 का क्या मतलब। इसका मतलब है वित्तीय वर्ष का जो हिसाब रहता है 2015-16 एक वित्तीय वर्ष है। आपको पता है भारत के अंदर वित्तीय वर्ष का टाइमिंग क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक, इसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो ये 5 जून से स्टार्ट हुई, तो क्योंकि इसका मतलब जब मार्च अप्रैल में बजट आया था तो उसके अंदर इसकी बात आ गई थी। तो ये 2015-16 वित्तीय वर्ष के अंदर स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्ट डेट आपकी दी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हो भी 5 जून 2015 को जल क्रांति अभियान है वो भारत सरकार ने प्रारंभ किया था। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में प्रारंभ किया गया। फिर आता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था चलाने का, तो देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही थी तो पानी की कमी हो रही थी। तो बढ़ती जनसंख्या से जो मांग बढ़ रही है तो लोगों को जल की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जल क्रांति अभियान के 4 प्रमुख घटक हैं, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। पहला है जल ग्राम योजना बनाई जाती है। इसके अंदर भारत के अंदर जितने भी जिले हैं 700 के आसपास हैं, तो उन सभी जिलों से एक एक गांव का चयन किया जाता है इसके अंदर जहां पर पानी की कमी है। वहां इसको सक्सेस किया जाता है भी पानी को कैसे हम बचा सकें और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तो इसमें जल ग्राम योजना बनाई जाती है। दूसरा आता है मॉडल कमांड क्षेत्र। मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास किया जाता है।
तो पहले तो ये हो गया जलग्राम बना लिया, एक चुन लिया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे भारत में। फिर मॉडल कमांड एरिया का मतलब होता है सिंचाई के लिए, जहां पानी की कुछ ठीक ठाक मात्रा है वहां कमांड एरिया बनाया जाए और ताकि वहां खेती है वो भी हो सके। तीसरा, प्रदूषण को रोकने का उपाय किया जाए, किस प्रकार से भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण उनको रोका जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और चौथा आता है लोगों में जागरूकता पैदा करना। अब जागरूकता वही आप टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से, अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो जल क्रांति अभियान के 4 प्रमुख हिस्से हैं उसके, जलग्राम योजना, दूसरा मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास करना, तीसरा प्रदूषण को रोकने का उपाय ढूंढना और चौथा लोगों में जागरूकता पैदा करना। चलिए अब लगे हाथ एक चीज और कर लेते हैं अपने, क्यों महत्वपूर्ण है जल क्रांति अभियान। बाई चांस पूछ ले, शायद ही आपसे पूछे कभी, लेकिन पूछ ले, और जब नहीं पूछते हैं तो फिर पढ़ ही लेते हैं। जो बात हम पूरे 3 वीडियो, आज वाला और पहले वाले दोनों वीडियो में किए, घूम फिर के वही बात है। जल क्रांति के अंदर भी तो क्या लोगों को समझाना ही है, पानी का सिस्टमेटिक तरीके से यूज ही तो करना है। क्या भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिससे जल की मांग भी बढ़ रही है। तो जल की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए अगर समय पर समाधान नहीं निकाला गया तो विभिन्न राज्यों के बीच और अधिक जल विवाद देखने को मिलेगा। पानी के लिए तो अभी भी राज्य लड़ रहे हैं, इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन परिस्थितियों में जल क्रांति अभियान भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, वो साबित हो सकता है। अब दूसरी बात, जल क्रांति अभियान इस तरीके से बनाया गया है कि जल की सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जा सके, लोगों को रोजगार है वो भी मिल सके। क्योंकि जब भी कोई योजना आती है तो उसके बहुत सारे प्लस हैं, वो बताए जाते हैं, माइनस के तो बहुत बाद में पता चलता है भी कैसे हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हमने 4 टॉपिक किए हैं और चारों ही बहुत ही सुपर डुपर और प्यारे हैं। एक हमने किया जल संभर प्रबंधन, दूसरा हमने वर्षा जल संग्रहण के ऊपर बात की, तीसरा हमने जो 2002 की जल नीति है उसकी विशेषताओं की बात की, और चौथा हमने जल क्रांति अभियान 2015 वाले के ऊपर भी बात की, भी उसके चारों घटकों के ऊपर बात है वो कर ली। तो अच्छे से आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। हमेशा की तरह बात जरूर कहूंगा, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को आपको बार बार पढ़ना चाहिए अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं। बहुत छोटे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, छोटे होते तो आप सिद्धिविनायक के सिपाही नहीं होते। सपने बड़े हैं तो किताब का साथ है वो हमेशा रखिएगा, बहुत कुछ सिखाएगी करत करत अभ्यास के। बहुत जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप में निखार आता जाएगा। चलिए अब बारी है आपके प्रश्न की। तो प्रश्न है जल क्रांति अभियान कब शुरू हुआ भारत के अंदर, आपको एग्जैक्ट तारीख बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगता है, मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम है वो मिलता है। और एक बात और, कई बार बच्चे ये कह देते हैं भी सर थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, या ये मुझे कह देते हैं भी सर आप इसमें सुधार कीजिए। भाई यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो तो हाई लेवल के HD क्वालिटी के अंदर ही होता है। अब बात आती है आपके, अब आपकी बारी होती है उसके बाद। आपका मोस्टली आपने अपने वीडियो की क्वालिटी आपने क्या सेट कर रखी है, 360 पर भी आपको ठीक दिख जाएगा, वरना 480 अगर आप पिक्सल रखते हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे ऊपर 3 डॉट है ना, आप चलते वीडियो को क्लिक करके देखें, आप हल्का सा टच करेंगे तो साइड में 3 डॉट आती है, उन 3 डॉट के ऊपर जाना तो अपने आप नीचे एक नया पेज सा खुल जाएगा और उसके ऊपर आप देखिए क्वालिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। वैसे आज के बच्चे एडवांस है, ऐसी बातें आप सबको पता भी होती है। चलिएगा फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।